नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर आप में से किसी को भी जैसे बच्चा आप प्लान कर रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर ने कहा आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो हमारे माइंड में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है आईवीएफ का, या फिर आपको डॉक्टर भी जनरली बोलते हैं कि आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा और आईवीएफ के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो ये आईवीएफ प्रोसेस है ये बार बार फेल क्यों होता है, और दूसरी बात ये कि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का क्या उपचार है। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो क्या क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो गर्भाशय है, जहाँ पे बच्चे को 9 मंथ्स रहना है, जो आपका यूट्रस है, जहाँ पे उसकी ग्रोथ होनी है बच्चे की, वो हेल्दी होना चाहिए। तो अगर वो हेल्दी नहीं है तो फिर आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके अलावा आपके एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तब भी आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होगा। स्पर्म यानी आपके हस्बैंड के जो बीज हैं, जो स्पर्म हैं, अगर उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है या फिर उनमें किसी और प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तब भी आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया कि जहाँ पे बच्चा पूरे 9 महीने रहता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है या फिर किसी भी प्रकार की गांठ है कुछ भी, तो इसकी वजह से भी आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो आपका स्पर्म यानी जो मेल बीज कहते हैं हम जिसको, अगर वो ठीक नहीं है तो आईवीएफ नहीं होगा। तो उसका ठीक होना ज़रूरी है। फीमेल एग यानी ओवम, उसका ठीक होना ज़रूरी है। क्वालिटी उसकी कैसी है, लो तो नहीं है एएमएच, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा गर्भाशय, आपका यूट्रस कैसा है, उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, वो मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप आईवीएफ के लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आपका आईवीएफ फेल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबको बताना चाहूँगी कि जो आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो 30% होता है, 30 to 40% होता है। वो भी आप 10 में से सिर्फ 1 या 2 ही फीमेल्स होती हैं जिनका फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में सक्सेसफुल हो जाती है उनकी जो प्रोसेस होती है। लेकिन इसके अलावा और जो केसेस होते हैं उनमें 3 टाइम्स के बाद भी उनकी जो सक्सेस रेट होती है वो 0 होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो फेलियर्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत करी थी यूट्रस से, तो गर्भाशय अगर आपका ठीक नहीं है, अगर उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे अगर यूट्रस में टीबी है, जैसे बेसिकली लोग यही जानते हैं कि टीबी सिर्फ लंग्स में होता है, लेकिन जो एब्डोमिनल टीबी है यानी जो आपके पेट में टीबी है, तो उसमें आपको यूट्रस टीबी भी होता है। तो अगर आपको यूट्रस टीबी है तो भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, आपका आईवीएफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जो एब्डोमिनल टीबी होता है उसका ऐसा कोई आपको सिम्टम नहीं दिखाई देता। जैसे बेसिकली जब आपको लंग्स की टीबी होती है तो आपको खांसी होती है, कफ आता है, लेकिन एब्डोमिनल टीबी में ऐसा आपका कोई सिम्टम नहीं आता, जिसकी वजह से पेशेंट को नहीं पता चल पाता कि उन्हें टीबी है। तो अगर आपके यूट्रस में टीबी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो पाता। दूसरा रीज़न आपका यूट्रस में ही, जैसे एंडोमेट्रोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल, जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अंदर ना बन के यूट्रस के बाहर बनने लग जाती है। वो कहीं भी बन सकती है, वो गर्भाशय के पीछे बन सकती है, ओवरीज के पास बन सकती है, ट्यूब्स के पास बन सकती है, आपके ब्लैडर के पास बन सकती है। तो उसकी वजह से भी आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होगी और आपका आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे किसी को मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग होती है, तो उसकी वजह से भी कई बार यूट्रस पे उसका अफेक्ट आता है, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। जो बाहर से हमें दिखाई देती है वो तो आपने मेडिसिन ले ली, ऑइंटमेंट लगा लिए, सारी चीज़ें करके आपने ठीक कर लिया, लेकिन जो उसका अफेक्ट अंदर पड़ा है, यूट्रस पे पड़ा है, तो आप उसको नहीं देख पा रहे हो, तो उसकी वजह से भी जो इन्फेक्शन है वो अंदर पहुंच गया है। इन्फेक्शन की वजह से जो आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, कोई डिजीज़ हो गई है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो वो इन्फेक्शन आपके गर्भाशय तक पहुंच जाता है कई बार, तो उसकी वजह से भी आपको आईवीएफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। इसके अलावा अब हम आते हैं ओवरीज़ पे। अगर आपका ओवरी, आपके अच्छे से एग्स नहीं बन रहे, जैसे आपकी रिपोर्ट में आया कि आपका लो एमएच है
या फिर आपकी एक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर आपकी एज 35 से अबव है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि एक्स की क्वालिटी कम जो अच्छी नहीं होती, या फिर एक्स नहीं बन रहे होते, या फिर अबव 35 हैं तो जो एक्स के नंबर्स हैं वो कम होते हैं, वो रिजर्व्ड एक्स होते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, आप इंजेक्शंस लगवाते हैं या फिर आप हार्मोनल पिल्स लेते हैं या फिर एक्स बनने के इंजेक्शन लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक्स की क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, इसकी वजह से भी जो आपका आईवीएफ है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके अलावा अब हम अगर मेल एग की बात करें यानी स्पर्म की बात करें, तो आपके मान लीजिए आपका नील स्पर्म है या फिर स्पर्म की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, उसकी मोटेलिटी अच्छी नहीं है, उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप अगर आईवीएफ के लिए जाते हैं तब भी आईवीएफ आपका सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि स्पर्म की आपने ठीक है आपने नंबर्स इंक्रीज़ कर लिए, 1 या 2 स्पर्म लेके आपका हमने आईवीएफ भी करवा दिया, लेकिन स्पर्म की क्वालिटी तो इम्प्रूव नहीं हुई है, तो उसकी वजह से भी आपका जो आईवीएफ है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब बात करें अगर कि इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे आगे जाने से पहले मैं बात करूंगी कि शुक्र धातु यानी धातुओं में शुक्र धातु का बहुत महत्व बताया गया है, मेल में एंड फीमेल में दोनों में। तो अगर शुक्र धातु ठीक नहीं है, उसमें किसी प्रकार का इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होगी, और अगर आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसके अलावा पीसीओडी या पीसीओएस ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जिसके लिए हम बहुत हार्मोनल पिल्स ले लेते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कुछ दिन ठीक रहती है, फिर दोबारा से वैसी ही आ जाती है। तो इसमें भी क्या है कि जो आपकी साइकिल है वो ठीक से नहीं होती, साइकिल आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमेशा डिस्टर्ब ही रहती है। इसमें भी अगर आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो जो आईवीएफ है वो सक्सेस नहीं होगा और आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने आपको कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स बताए हैं जिसके साथ अगर आप आईवीएफ के करवाने जाते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो बेसिकली जो मैंने आईवीएफ के नीड्स बताए हैं, जैसे मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि आपका यूट्रस अच्छा होना चाहिए, यानी आपका गर्भाशय स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें, और उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको टीबी है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी और आप आईवीएफ जो है आपका वो भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। या फिर आपकी ओवरीज एग्स रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं अच्छे से, एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें ज़्यादा नंबर्स नहीं है, लो एमएच है, ऊपर से आपकी एज भी अगर काफ़ी ज़्यादा है 30 अबव है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर नंबर ऑफ स्पर्म्स कम है, उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको आईवीएफ में भी प्रॉब्लम आएगी और आप जनरली भी कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम बात करें कि कैसे आयुर्वेद में इसका उपचार करते हैं। तो आयुर्वेद में इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप इन प्रॉब्लम्स के साथ आईवीएफ के लिए जाते हैं तो आपको आईवीएफ जो है उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। क्योंकि आपको ये जो प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम के साथ जाते हैं तो जो आपका यूट्रस है यानी आपका गर्भाशय है, जो आपके एग्स हैं, जो आपका स्पर्म है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ दोष है। तो इसकी वजह से आपकी जो बेबी है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जो आईवीएफ है वो भी सक्सेस नहीं होगा। अगर आपका आईवीएफ सक्सेस हो भी जाता है तो आने वाला जो बेबी है उसको या तो वो हेल्दी नहीं होगा या फिर हेल्दी होगा तो उसमें कोई ना कोई हेल्थ इशू ज़रूर आएगा। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया है, या फिर इसके अलावा भी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, लो एमएच है आपको, या फिर आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपका लो या फिर ओवरीज, आपकी एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो आप पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। उसके बाद अगर आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप पहले एक बार अपना डिटॉक्सिफिकेशन करवा लीजिए, जो कि आयुर्वेदा में होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जब आयुर्वेदा से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आप थेरेपी करवा लेते हैं, एक बार आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है तो आपको आईवीएफ के लिए जाने की नीड ना भी पड़े, क्योंकि उसके बाद आप नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की। जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं इसके लिए जैसे हमारे यहाँ मेडिसिन तो दी जाती हैं, लेकिन थेरेपी में जैसे आपकी बॉडी को शुद्धिकरण किया जाता है, जैसे विरेचन करवाते हैं, उत्तरवस्ती दिया जाता है और आपका पूरी बॉडी का अभ्यंगम भी किया जाता है, यानी आपकी पूरी बॉडी की मसाज भी की जाती है। इन थेरेपीज़ में क्या होता है, जो आपकी बॉडी में जो भी दोष बढ़ा हुआ है वो बैलेंस हो जाता है,
आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं। तो उसके बाद आप अगर आईवीएफ के लिए भी जाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल विश है, तो आप आईवीएफ के लिए भी जाते हैं तो वो सक्सेस होता है, क्योंकि जो आपका बॉडी है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो शुद्ध हो जाता है। आपका जो गर्भाशय है वो शुद्ध हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है वो भी क्योर हो जाएगा। अगर आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर क्वांटिटी कम है, यानी एग्स की क्वांटिटी कम है या फिर एग्स की जो जैसे स्पर्म है उसकी क्वांटिटी कम है, तो उसमें भी इंक्रीज़ आएगी, उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी आती है। तो अगर आप आईवीएफ के लिए जाना चाहते हैं तो आप एक बार अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराइए, उसके बाद आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। और बेसिकली जब आप डिटॉक्सिफिकेशन करा लेते हैं तो उसके बाद आपको आईवीएफ के लिए जाने की नीड नहीं पड़ती है, तो उसके बाद आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। जिन कपल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे जो बेसिकली हेल्दी हैं, जिनको किसी प्रकार के कोई इशू नहीं है, उनका यूट्रस भी ठीक है, ओवरीज भी ठीक हैं, नंबर ऑफ़ एग्स भी ठीक हैं, उनकी स्पर्म की क्वालिटी भी ठीक है और स्पर्म काउंट भी काफ़ी अच्छा है उनका, तो ऐसे कपल भी डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं और उनको करवाना चाहिए। ऐसे क्या होता है, उनकी बॉडी जो है, जो उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है उससे उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाती है और जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो उनका बेबी है, तो वो काफ़ी हेल्दी भी होता है फिज़िकली और मेंटली भी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बेबी हेल्दी हो, उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो फिज़िकली भी और मेंटली भी, तो आप एक बार अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर कराइए। और जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, अगर ये आपको है तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर वो कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर कराइए। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है और आने वाली जनरेशन को भी काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या फिर आपकी लो एमएच है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, लो स्पर्म काउंट है, तो भी आप थेरेपी ज़रूर कराइए। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आप नेचुरली कंसीव भी कर पाएंगे। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो में आपको ये समझ आया होगा कि आईवीएफ सक्सेस क्यों नहीं हो पाता और आपको आईवीएफ से पहले आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, वो मेल हो या फीमेल, तो आप अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और आपके नियर बाई जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं कोई भी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।